हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 41। इससे पहले ऑलरेडी हमने 40 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी का खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन रिवर के नाम से मशहूर सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो तिब्बती हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना को दार्जिलिंग के सिद्रोपोग में 1897 में, ठीक है, 1897 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर पहला पूछे तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अरुण, बरून और तमूर नदियाँ नदी प्रणाली का हिस्सा है, किसका है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है, कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में स्थित है। बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जिक्र किया गया है। कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता 1954 में किया गया था। बांध 1958-62 के बीच में बनाया गया था, ठीक है, कोसी नदी पर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। बताना है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि स्वेज नहर को भूले नहीं होंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है स्वेज नहर को आप भूले नहीं होंगे। मतलब भूले मतलब भू से हो जाएगा आपका भूमध्य सागर और ल से हो जाएगा लाल सागर। ठीक है, हम भूलने की बात कर रहे थे यहाँ पे। स्वेज नहर को भूल जाओ, भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर। तो भूमध्य स्वेज नहर को हमने कहा था कि भूल जाने के लिए। ठीक है, तो भू से हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा लाल सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया था। इस नहर का निर्माण कार्य 1859 से लेकर के 1869 के बीच में हुआ था। इस नहर को आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 को खोला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। बताना है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जिसे शॉर्ट में एनजीटी भी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो अधिनियम कब पारित किया गया था। 2010 में, 2006 में, 2011 में, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं, की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। ठीक है, इससे पहले कौन था। तो इससे पहले सिर्फ ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही ऐसा कर पाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए।
बाकी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है, ये दिल्ली जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसका 3 देखेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय भी है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 है, एक भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान नहीं होगा यहाँ पे वैसे, हाँ ठीक है, खालिस्तान है, ठीक है ना। खालिस्तान भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी। बताना है कि कौन सी भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, कोलकाता मेट्रो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1972 में मेट्रो योजना बनाया गया जो 1975 में अमल में लाई गई, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को की गई थी, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है सवाल कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है मेट्रो मैन भारत में। तो ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, केरल राज्य की शुरू की गई कोच्चि जल मेट्रो परियोजना देश का प्रथम जल मेट्रो परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देखिएगा यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं उससे परेशान नहीं होना है। पीडीएफ फाइल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डाउनलोड करके आपको वहाँ से लर्न कर लेना है, ठीक है। चाहे तो इसे प्रिंट आउट निकाल कर फिर से आप चाहे तो रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ फाइल दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। विस्फोटन भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, विवर्तनिका भूकंप या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनिका भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था, ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और प्लेट विवर्तनिका शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजरो विल्सन ने 1965 में किया था, ये भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीय और सतही। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और सतही तरंग। शायद हम यहाँ पे इसका नोट्स में लिए होंगे, हाँ ठीक है। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे प्राथमिक तरंग, ठीक है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और सतही तरंग, ठीक है। देखिए प्राथमिक तरंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक तरंग को पी तरंग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट इसको ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है पी तरंग। प्राथमिक तरंग को कहा जाता है पी तरंग, ठीक है। यहाँ पे होगा यह तरंग, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक तरंग होती है ना इसे पी तरंग कहते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं, प्राथमिक जो तरंग होती है वो। द्वितीय तरंग को यहाँ पे कहा जाता है एस तरंगे, इसे कहा जाता है यहाँ पे, इसे कहा जाएगा एस तरंगे, सेकेंडरी वेव भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यह तरंग जो है ना ये ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, द्वितीय तरंग जो होती हैं। और एक होता है आपका सतही तरंग, ठीक है, जिसे कहते हैं एल तरंग, इसे क्या कहते हैं, एल तरंगे, ठीक है, एल तरंगे। तो यह ठोस तरंग तथा गैस तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं। सतही जो तरंग होती हैं यह ठोस, ठीक है, यह ठोस तरंग तथा गैस तीनों में माध्यम से गुजर सकती है। यहाँ पे तरल होना चाहिए था, ठीक है। तो यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य, डोबर जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी डोबर के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। डोबर के बारे में याद रखना है
कि डोबर्ट जलडमरू मध्य ये उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से संबंध रखता है या जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद है आपका बेरिंग। तो बेरिंग के बारे में याद रखना है कि बेरिंग जलडमरू मध्य ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, एक पूछा जाता है आपसे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के बारे में, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पे नोट्स के रूप में दे दिया गया है, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती हैं। बताना है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती हैं, जो कि बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण कहाँ है, किसके जिले हैं, किस राज्य के, बिहार के हैं। तो बताना है यहाँ पे इन जगहों पर कौन सी मिट्टी अधिकांश रूप से पाई जाती हैं। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट, उपर्युक्त में से एक अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा मैप पर कि ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण कहाँ पे है। ठीक है, ये है आपका बिहार का मैप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका वेस्ट चंपारण, यहाँ पे देखने को मिलेगा ईस्ट चंपारण। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, इसके अलावा कौन सा था आपका, एक दरभंगा। ठीक है, तो दरभंगा कहाँ है जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, दरभंगा इसी के आगे देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर में मधुबनी है और उसी के नीचे है दरभंगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया हम देखेंगे कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से संबंधित रखता है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, देख रहे होंगे आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा यहाँ से मैप में तैयार किया गया है ये। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ऐसा, ये वाला है ना, ये क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। तो इसी में आप देखेंगे यहाँ पे है चंपारण, ये है यहाँ पे वेस्ट चंपारण, यहाँ पे ईस्ट चंपारण। ठीक है, इसी नीचे मुजफ्फरपुर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दरभंगा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन, नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में अधिकांश मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी की देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये गंगा है, रेड कलर ले लेते हैं। देखिए ये आपका गंगा है, गंगा के इधर वाला भाग कहलाता है उत्तरी बिहार और इधर है ये दक्षिण बिहार। ठीक है, तो उत्तरी बिहार में देखेंगे कि ज़्यादातर जो मिट्टियाँ हैं वो कौन सी मिट्टी है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है ना, ये जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण। देखिए इधर है ना, इस क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और दक्षिण बिहार में देखेंगे, दक्षिण बिहार में तो ये वाला देखेंगे जो क्रॉस साइन किया हुआ है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये कौन सी मिट्टी है, ये है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो दक्षिण बिहार में देखने को मिलता है आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जबकि उत्तरी बिहार में देखने को आपको मिलेगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है तराई मिट्टी के बारे में। तो देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे किनारे किनारे तराई मिट्टी जो होती हैं वो देखने को मिलती है बिहार में। यानी कि कह सकते हैं बिहार का जो बॉर्डर है किनारे किनारे, तो किनारे किनारे कौन सा राज्य जिले देखने को मिलते हैं, ये नाम याद रखना चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका ये भी आंसर मिलेगा आपको कि नेपाल के साथ सटे जिले कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे तराई मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, ये भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वेस्ट चंपारण, यहाँ पे ईस्ट चंपारण। ठीक है, इसी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी, इसके आगे मधुबनी, इसी के आगे देखेंगे सुपौल। ठीक है, अररिया, और फिर इधर किशनगंज। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे वैसे वेस्ट चंपारण तराई मिट्टी नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट चंपारण में आपको तराई मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे किशनगंज, यहाँ पे किशनगंज है तो यहाँ भी देखेंगे तराई मिट्टी नहीं है ना। और यहाँ पे है अररिया है, तो अररिया में देखेंगे, और सुपौल यहाँ पे है तो सुपौल अररिया में देखने को मिलेगा आपको। इसी के आगे मधुबनी है, तो मधुबनी भी, और यहाँ पे एक है सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी और मधुबनी, और यहाँ पे है सुपौल। तो इन तीनों जगह पर देखेंगे कि तराई मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ज़रा, अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट चंपारण में किस तरह की मिट्टी पाई जाती हैं, तो देखिए यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें रोहतास है ना, यहाँ पे रोहतास है, और यहाँ पे देखेंगे रोहतास और कैमूर है यहाँ पे, है ना। ये देखेंगे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे रोहतास है, और ये वाला यहाँ पे कैमूर है ना, जो सबसे यहाँ पे देखेंगे कि ये पश्चिमी जिला भी है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर ही है ना। तो ये दोनों जगह पर देखेंगे कौन सी मिट्टी पाई जा रही है यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी का अधिकांशता मिट्टी देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि कैमूर में तो पूरी तरीके से लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है,
बाकी ये तो आपका हो गया यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये वाला क्षेत्र देखेंगे यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये वाला क्षेत्र देखेंगे गया यहाँ देखने को मिलेगा, नवादा है, जमुई है, बांका है ना, इन क्षेत्रों में। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, इसी के नीचे देखेंगे सारण, और इसी नीचे देखेंगे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये सिवान है यहाँ पे, उसके ऊपर है गोपालगंज, सिवान, और नीचे है यहाँ पे सारण। तो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बांगर मिट्टी, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। बात समझ में आया। अब इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना एक्टिव हैं, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि आप लोग कितना कमेंट करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्रों में क्यों पाई जाती है, क्या रीज़न है, ठीक है। आपको ये बताना है कमेंट करके क्या रीज़न है। एक दो रीज़न आपको बताना है यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी की ज़्यादातर अधिकांशता क्यों देखने को मिलती है, और यहाँ पे नीचे तरफ ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों देखने को मिलती है, क्या रीज़न है कि इसके पीछे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताना है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। ये नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, एरिया में फैला हुआ है ये, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि गोदावरी की दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है बताना है कि तेलंगाना का पठार किस, यहाँ पे पठार, ये पठार होना चाहिए था, तेलंगाना का पठार किस पठार का एक भाग है, ठीक है। इसको सुधार लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए सही है, तेलंगाना का पठार किस पठार का एक भाग है। पश्चिमी पगघाट, प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर पठार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या में से कोई नहीं। तो याद रखना है तेलंगाना का पठार ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। और पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सतपुड़ा के बारे में याद रखिएगा कि सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का एक भाग है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बताना है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सही आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दो सवाल यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका दिल्ली होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। जैसे पूरब कह रहा है इसको मतलब समझना है कि ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही होगी, ठीक है। नदी पूरब की ओर कह रही थी, ये कह रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला नहीं होना चाहिए, तो इधर बहने वाली नदी नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको देखना ये है कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदी यहाँ पे बह रही हैं। तो देखेंगे कि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी भी बहती हैं, ठीक है। लूनी नदी भी देखेंगे कि ये पश्चिम की तरह ही बहती हैं, ठीक है। तीनों यहाँ पे पश्चिम की तरह बह रही हैं। तो अब देखेंगे तीनों का तीनों नदी यहाँ पे पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऐसी नदी है जो पूरब की ओर नदी बहने वाली नदी नहीं है। ताप्ती नदी, ताप्ती, नर्मदा, लूनी और माही भी है, साबरमती भी है, ठीक है। ये सब नदी देखेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं,
ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिम घाट का विस्तार देखा जाए तो 1600 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट में देखें तो गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है। और सह्याद्री का अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो बताना है अनाईमुड़ी। ठीक है। और सह्याद्री पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये सह्याद्री पर्वत ही देखेंगे महाबलेश्वर शहर पर अवस्थित है। ठीक है। सह्याद्री पर्वत पर ध्यान रखना है, फिर से सुनिएगा, सह्याद्री पर्वत जो है ना, इसी पर्वत पर महाबलेश्वर जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है। और पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे उसको कहा जाता है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, झेलम, सिंधु। तो ध्यान रखिएगा, भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु है। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ऐसे सवालों को घुमा करके पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना है कि नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बानेश्वर, मोदवेटा, कर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मोदवेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने जाने वाला है? बिल्कुल ही सही। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बानेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध आदिवासी मेला है। ठीक है, इस बानेश्वर के बारे में याद रखना है कि ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध आदिवासी मेला है। ठीक है। और कर्मा तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, ये एक जो कर्मा है ना, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख मेला है। ठीक है। तो कर्मा में त्यौहार भी एक तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर ये जो कर्मा करती हैं, मैं लड़की लोग करती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, लोसर त्यौहार तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। ठीक है ना, लोसर जो त्यौहार है ये तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताना है कि काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, पोटास, नाइट्रोजन। थोड़ा सा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए सवाल फिर से सुनिएगा, काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, पोटास, नाइट्रोजन, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में लोहा देखने को मिलता है, चूना देखने को मिलता है, कैल्शियम भी देखने को मिलता है, पोटास भी देखने को मिलता है, एल्युमिनियम भी देखने को मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, ये देखने को नहीं मिलता है, इसमें ये कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, ये ना के बराबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काली मिट्टी में कैल्शियम और पोटास ये दोनों पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और काली मिट्टी में देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ जो होता है ना, इसका काली मिट्टी में इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये सवाल आई थिंक रिपीट हो गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम का पारित किया गया था 2010 में। चलिए इस सवाल पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, खालिस्तान को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के न्यूनतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। बताना है कि किस कोयले को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के न्यूनतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है? लिग्नाइट, पीट, बुटेमेन या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से
कोई नहीं। तो याद रखना है, लिग्नाइट का अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले का न्यूनतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला में 40 से 55% तक कार्बन पाया जाता है। और लिग्नाइट देखेंगे तो ये लिग्नाइट जो कोयला है ना, आपका तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम और दार्जिलिंग वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और पीट कोयला में कार्बन की मात्रा मात्र 40% से भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, और जलाने पर देखेंगे तो अधिक मात्रा में ये राख और धुआं निकलता है इससे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें देखेंगे कि जो कार्बन होता है वो 90 से 95% पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये सबसे उच्चतम कोटि का होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा वो जलेगा। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयला में 90 से 95% कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कि ये सर्वोत्तम कोटि का कोयला है। ठीक है, और बाकी ध्यान रखिएगा बिटुमेन के बारे में, बिटुमिनस के बारे में, तो ये कोयला गोंडवाना के क्षेत्र में देखने को मिलता है ये। ठीक है, और बिटुमिनस में 55% से 80% कार्बन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? बताना है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? सुरमा नदी, कावेरी नदी, फेनी नदी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली फेनी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला मैत्री पुल फेनी नदी पर ही बनाया गया है, जरूर याद रखिएगा। और मैत्री पुल की लंबाई है 1.9 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, बनास नदी, बताना है बनास नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, बताना है बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ और भी हैं, जैसे कि काली, सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा, खारी। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर स्थान दे रखा है, इधर उद्योग दे रखा है। ठीक है, देखिए इधर बेंगलुरु है, कोरबा है, जमशेदपुर है, मलाजखंड है, इधर उद्योग दे रखा है। ठीक है, आपको मिलाना है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे बेंगलुरु में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे वायुयान बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं 3 के साथ। कोरबा में देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम उत्पादन किया जाता है, इसका यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे बी का 4। ठीक है, जमशेदपुर तो आसान है आपके लिए, इस्पात हो जाएगा इसके लिए, तो सी का हो जाएगा 1। और बच गया मलाजखंड, तो यहाँ पे तांबा हो जाएगा। ठीक है, मलाजखंड तांबा से संबंधित है, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए जरा आंसर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, ए का 3 कौन सा है? ए का 3 तो सिर्फ यहीं पे देख रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है ना, सी। बी का 4 ठीक है, सी का 1 ठीक है, और डी का यहाँ पे क्या हो गया, डी का कहाँ गलत मिला दिया, डी का यहाँ पे 2। ठीक है, ये डी का 2 हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे ऑलरेडी हम ले चुके थे ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF आपको डाल दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है, साथ ही साथ आपको बाकी चीज़ों का भी अपडेट कर दिया जाता है। बाकी अगर हिस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर हिस्ट्री मतलब आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो भी आप जा कर के महेश कुमार बनवाल का वो वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत अच्छी बुक है वो। ठीक है, तो वहाँ से आप देखिए उसको जा कर के। और बिहार के लिए स्पेशल हर संडे को हम लेकर के आ रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इतिहास, सब चीज़ों को हम टॉपिक वाइज वहाँ पे देख रहे हैं। 4 टॉपिक को पिछला बार हमने कवर किया था,
तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, अगर नहीं देखें तो उसमें गारंटी है मेरा कि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे किसी न किसी एग्जाम में। तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने साथ में जोड़ करके बिहार और भारत ये दोनों को ले करके चले हम, तो दोनों से वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जा करके वीडियो जरूर देखिएगा, बिहार ज्योग्राफी वाला। ठीक है, बिहार एक परिचय नाम से वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।